हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंजे एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस फिजिक्स में चाल, त्वरण एवं वेग के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चाल। चाल क्या होता है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, वस्तु की चाल कहलाती है। चाल एक प्रकार की एक सदिश राशि है। चाल का जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का एसआई मात्रक जो होता है, स्टैंडर्ड यूनिट मात्रक जो है, ये मीटर प्रति सेकंड या सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वीमा होती है m0 L t-1। चाल हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। चाल के प्रकार, पहला है एक समान चाल। एक समान चाल जहाँ तक नाम से क्लियर हो रहा है कि जब कोई कण किसी भी समय अंतराल में, यानी समय अंतराल जो है वो समान हो, समान दूरी तय करे, तब वह कण की चाल कहलाती है एक समान चाल। एक समान चाल जो है बराबर होती है समान दूरी बटे समान समय के। एक समान चाल की अवस्था में दूरी एवं समय के मध्य असमानुपाती का संबंध होता है। सॉरी, समानुपाती का, यहाँ आ नहीं, असमानुपाती नहीं, समानुपाती का है। तो दूरी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो डिस्टेंस होती है प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी। ठीक है, ये एक समान पे निर्भरता है दूरी की समय पर। दूरी समय ग्राफ अगर खींचा जाए तो ये सीधी रेखा या सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो इससे ये क्या होता है कि जो नियत ढाल की सरल रेखा ये प्राप्त होती है। सेकंड है परिवर्ती चाल या असमान चाल। जब वो कंडीशन जब कण जो है समान समयांतराल में असमान दूरी या असमान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, तब कण की जो चाल होती है वो असमान या परिवर्ती चाल कहलाती है। परिवर्ती चाल या असमान चाल जो है इक्वल होगा असमान दूरी या असमान बटे असमान, सॉरी, समान समय। ठीक है, इसके या तो समान दूरी असमान समय में, ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला, और असमान दूरी असमान समय में अगर होती है तो असमान चाल की स्थिति में दूरी समय ग्राफ की ढाल जो है वो सरल रेखा ना हो करके वक्री प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका पॉइंट जो नोट है, नोट में देख लेते हैं। दूरी समय ग्राफ कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं, अतः इनका ग्राफ जो है ऋणात्मक अक्ष की ओर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, या इसको हम कह सकते हैं जो वी एवरेज, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो जहाँ डेल्टा एक्स जो है वो x2 माइनस x1, यानी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में डिफरेंस, और जो टाइम इंटरवल है उसके लिए डेल्टा टी। तात्क्षणिक चाल, किसी निश्चित समय कोई भी एट इंस्टेंट पे या क्षण पर वस्तु की जो भी चाल होगी उसको हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे। तात्क्षणिक चाल में किसी विशेष समय पर चाल की गणना की जाती है। इसमें क्या होगा कि अंतराल का मापन आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, जब हम चाल कहते हैं तो इसका सामान्य अर्थ ही होता है तात्क्षणिक चाल। जो हमारे वाहनों में लगा होता है, वाहन का जो स्पीडोमीटर, वो तात्क्षणिक चाल को ही मापन करता है। ठीक है, जहाँ v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट है वेग। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को
वस्तु का वेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, यहाँ दिशा की बात हो रही है तो इसलिए ये वेग हो जाता है। वेग एक सदिश राशि है। तो निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। वस्तु का जो वेग होता है वो सदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की ज़रूरत होती है। वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो चाल के ही बराबर होता है, मीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस में इसका सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वेग की जो विमा होती है वो भी चाल के बराबर होती है, L t-1। परंतु वेग का जो फार्मूला होता है दूरी ना के बराबर, मतलब दूरी के बराबर जो है ये विस्थापन लिया जाता है, क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है, दूरी में दिशा नहीं होती है। तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, यानी एक एकांक समय में विस्थापित जो भी होगी वस्तु उसको हम वेग कहेंगे। विस्थापन की भांति जैसे विस्थापन होता है, विस्थापन भी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। इसी प्रकार वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। वेग 4 प्रकार के, पहला है एक समान वेग, इसको नियत वेग कहेंगे। परिवर्ती वेग या असमान वेग। तीसरा है औसत वेग, इसको हम माध्य वेग भी कहते हैं। और चौथा है तात्क्षणिक वेग। आगे चलते हैं। पहला है एक समान वेग। जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो कि दोनों ही समान रहें, ठीक है, तब कण का वेग एक समान वेग कहलाता है। अब एक समान वेग की स्थिति तभी संभव है जब कण सरल रेखा में नियत गति से गतिमान हो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, एक समान वेग की स्थिति में त्वरण शून्य होना चाहिए। जब त्वरण शून्य होगा तो वेग जो है समान रहेगा। आगे चलते हैं। एक समान वेग की अवस्था में कण की जो स्थिति होगी उसमें परिवर्तन समय के अनुपाती होगा। जैसे समय बढ़ेगा वैसे समान वेग जो है वो भी बढ़ना चाहिए। एक समान वेग की अवस्था में स्थिति एवं समय के मध्य जो ग्राफ होगा वो ढाल सीधी रेखा में प्राप्त होता है या नियत ढाल प्राप्त होती है, जैसे उसमें होता था एक समान चालक में। नेक्स्ट है असमान वेग। जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो कि कण के वेग का जो परिमाण हो, ठीक है, वेग का परिमाण दिशा अथवा दोनों ही परिवर्तित हो। वेग का परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित होते रहे, यहाँ परिमाण होना चाहिए, परिणाम लिखा है परिमाण होना चाहिए। फिर उस वेग को हम क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। इस स्थिति में वेग जो है कांस्टेंट नहीं होता या नियत नहीं होता है। वेग परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। इसमें समान वेग जब असमान वेग होगा यानी तब यहाँ त्वरण का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्थिति समय ग्राफ। इस कंडीशन में स्थिति समय ग्राफ जो है वो ढाल नियत ना होकर के ये वक्री हो जाएगी। इसको हम ढाल परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि असमान वेग है तो यहाँ परिवर्तित होता रहता है। आगे चलते हैं। औसत वेग। औसत वेग में क्या होता है कि वस्तु के द्वारा कुल जो विस्थापन होता है तथा उस पर लगे यानी इस स्थापित होने में कुछ जो समय लगता है उसका जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं औसत वेग। तो हम जान सकते हैं कि स्थिति में परिवर्तन बटे परिवर्तन में जो लगा समय। अब स्थिति में परिवर्तन तो पहले अंतिम स्थिति, बाद में उसमें माइनस करेंगे प्रारंभिक स्थिति, और अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो वी एवरेज जो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तात्क्षणिक वेग। यहाँ चाल लिखा है तात्क्षणिक वेग है। किसी निश्चित समय या इंस्टेंट टाइम टी पर या क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसमें इंटरवल नहीं होता, कोई इंटरवल नहीं होता है। औसत वेग पर सीमा लिमिट आरोपित करने पर वह तात्क्षणिक वेग प्राप्त होता है। जैसे तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए अल्प समय यानी डेल्टा टी करीब 0 के करीब लेते हैं, ठीक है, ये हमारा तात्क्षणिक वेग हो जाता है, ठीक है। स्थिति यक्स का
टी के सापेक्ष अगर प्रथम अवकलन करा दिया जाए तो वो हमारा तात्क्षणिक वेग के तुल्य हो जाता है, यानी v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी एक्स अपन डी टी, ठीक है। और किसका? स्थिति का प्रथम अवकलन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक चाल जो है तथा तात्क्षणिक वेग में तुलना। तात्क्षणिक वेग का जो परिमाण होता है तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है। जब कोई कण नियत वेग से गतिशील होता है तब कण का औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग दोनों समान होता है, ठीक है। किसी दिए गए समय अंतराल में औसत वेग का केवल एक ही मान होता है, जबकि औसत चाल के अनेक मान हो सकते हैं। औसत वेग का किसी टाइम इंटरवल में एक होगा, लेकिन औसत चाल अनेक हो सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण तथ्यों पर देखते हैं। जब कोई कण विभिन्न समय अंतराल यानी जैसे पहले T1 में, T2, T3 में भिन्न भिन्न चार क्रमशः इतना V1, V2, V3 में से गतिशील है, तो यात्रा का जो संपूर्ण समय होगा उसके हिसाब से हम औसत चाल ज्ञात करेंगे। कैसे? V एवरेज कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ हम D1, D2, D3 टाइम जो होगी, ये दूरी है और ये टाइम है, तो ये हम जानते ही हैं V इज इक्वल टू D अपन T होता है, ठीक है। तो D इज इक्वल टू VT होता है। तो यहाँ जो है समय माइनस औसत चाल, ठीक है, जिसको हम कह लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा V1T प्लस V2T। यहाँ D के जगह पे हम ऐसे रख देंगे, अगर D के प्लेस पे अगर रखते हैं, ठीक है, तो V1T1 प्लस V2T2 प्लस V3T3 डॉट डॉट और अपान में ये हमारा T1 T2 T3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विशेष: जब कोई कण अपनी कुल यात्रा के आधे भाग तक V1 चाल से और शेष आधा V2 चाल से गति करता है तो औसत चाल हमारा हो जाएगा V एवरेज V1 प्लस V2 अपान 2 हो जाएगा। ये होता है औसत चाल, ठीक है। आगे चलते हैं। जब कोई कण विभिन्न दूरियां जैसे D1, D2, D3 क्रमशः V1, V2, V3 चाल से तय करता है तो यात्रा की संपूर्ण दूरी हेतु औसत चाल कहलाती है, ठीक है। तो V एवरेज इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 डॉट डॉट अपान में T1 प्लस T2 प्लस T3, जहाँ हम जानते हैं V इज इक्वल टू D अपन T। तो यहाँ T1 जो है हमारा हो जाएगा, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं D1 T इज इक्वल टू अगर वैल्यू निकालना है तो D1 V1 हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा D2 V2 और T3 जो हो जाएगा D3 अपान V3। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, T के प्लेस पर। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब विशेष स्थिति इसमें देखते हैं कि जब कण जो है पहली आधी दूरी V चाल से, ठीक है, V1 चाल से और दूसरी आधी दूरी V2 चाल से करे तो फार्मूला ये V एवरेज का हो जाएगा 2V1 V2 अपान में V1 प्लस V2, ठीक है। नेक्स्ट है त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम A से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन, जो कि इक्वल होता है वेग में परिवर्तन के A इज इक्वल टू dV अपान dt, यानी D का वेग जो है उसका हम T के रेस्पेक्टिवली अगर अवकलन करते हैं तो वो बराबर होगा एक्सेलरेशन के। त्वरण जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और सीजीएस मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। त्वरण चार प्रकार के: एक समान त्वरण या नियत त्वरण, दूसरा है परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण, तीसरा है औसत त्वरण और चौथा है तात्क्षणिक त्वरण। आगे चलते हैं।
पहला है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण में क्या होता है कि जब गतिशील त्वरण कण जो है का परिमाण और दिशा दोनों नियत रहें तो वह कण का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन और बटे समय। नियत या एक समान त्वरण की स्थिति में वेग समय के समानुपाती होता है। वेग इस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है समय के। तो वेग समय ग्राफ की ढाल जो होती है वो नियत या सरल रेखा रूप में प्राप्त होती है। सेकंड है असमान या परिवर्तित त्वरण। इसमें गतिशील कण के त्वरण का जो परिमाण होता है और दिशा दोनों परिवर्तित होती रहती हैं। इनके वजह से कण का असमान या परिवर्तित त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन असमान है तथा समान समय में। यहाँ है वेग में परिवर्तन समान परंतु असमान समय, और वेग में परिवर्तन असमान और समय असमान रहे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन में इसका बनता है असमान या परिवर्तित त्वरण के लिए। असमान में वेग त्वरण में क्या होगा कि वेग समय जो ग्राफ होगा वो परिवर्तनशील होगा, या कि अर्थात जो है ये सरल रेखा में ना होकर के वक्री होगा। नेक्स्ट है औसत त्वरण। किसी वस्तु के एकांक समय में कुल जो वेग होगा उसमें परिवर्तन औसत त्वरण कहलाता है। औसत त्वरण बराबर वेग परिवर्तन तथा बटे में परिवर्तन में जो लगा समय होगा उसके बराबर। त्वरण एवरेज जो होगा डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, जहाँ v2 माइनस वी1 अपान t2 माइनस टी1 हो जाता है। नेक्स्ट है तात्क्षणिक त्वरण। किसी एक विशेष समय पर कण द्वारा जो उत्पन्न त्वरण यानी कण में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो तात्क्षणिक त्वरण होता है। ए इज इक्वल टू डी वी अपान डी टी हो जाएगा। तात्क्षणिक त्वरण वेग तथा तात्क्षणिक वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अगर अवकलन किया जाए या वस्तु की स्थिति का समय के सापेक्ष द्वितीय अवकलन किया जाए तो त्वरण के बराबर होता है। यहाँ है ए का अगर हम डी वी बाई डी टी करते हैं, ठीक है, यानी वेग का प्रथम अवकलन करते हैं तो ये त्वरण के बराबर होगा। ठीक है, और इसी को अगर हम स्थिति का सेकंड अवकलन करते हैं यानी द्वितीय अवकलन करते हैं तो हमको त्वरण मिल जाता है। वेग का समय ग्राफ की ढाल जो होती है वो तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। त्वरण सदैव धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। धनात्मक त्वरण का तात्पर्य क्या है? वेग समय के साथ बढ़ रहा है, इसे हम त्वरित गति भी कहते हैं। यानी धनात्मक त्वरण बताता है त्वरित गति को। ऋणात्मक त्वरण का तात्पर्य है वेग में समय के साथ कमी हो रही है, जिसे हम मंदन गति कहते हैं। ऋणात्मक गति तो मंदन गति। नेक्स्ट है शून्य त्वरण का तात्पर्य है कि वेग जो है वो नियत है, कण का एक समान गति से गतिमान है। शून्य त्वरण मतलब समान गति या नियत गति। नेक्स्ट है गति का आलेखन निरूपण। स्थिति समय आलेख जो है, यहाँ देखते हैं स्थिति किस स्थिति में रहेगी और ये आलेख। जब क्या होगा कि कण विरामावस्था में हो तो ये स्थिति और समय ग्राफ में सरल रेखा दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है जब कण जो है समान वेग से गतिमान हो और वेग हम जो होगा धनात्मक होगा, कहाँ ये थीटा 90 से कम होगा, तो ये हमारा ये सरल रेखा में आ जाएगा। नेक्स्ट है जब कण समान वेग से गतिमान हो और वेग ऋणात्मक हो तो थीटा जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 90 से, तो यहाँ हमारा ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, जब कण परिवर्ती दिशा वेग से गतिमान हो तो सबसे पहला है धनात्मक त्वरण के लिए, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, ये धनात्मक त्वरण के लिए। और ऋणात्मक दिशा में तो ये है ऋणात्मक दिशा, इसके लिए ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे घट रहा है और ज़ीरो की तरफ आ रहा है।
ये मंदित कण है की गति है। नेक्स्ट है शून्य त्वरण के लिए। अब ये हमारा ढाल नियत ढाल है और एक्सेलरेशन जो 0 है। नेक्स्ट है नियत वेग से गतिमान कण के लिए, तो ये हमारा नियत ढाल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक समान त्वरण के साथ गतिमान। अब यहाँ त्वरण जो है धनात्मक है, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा और ये हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा वेग और समय के बीच में। एक समान मंदन के साथ गतिमान कण जब त्वरण ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक कंडीशन में वेग जो है धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ेगा वेग घटता हुआ जाएगा, ये ही मंदन कहलाएगा। असमान त्वरण के साथ गतिमान कण, तो यहाँ असमान क्योंकि धनात्मक है तो वेग बढ़ता हुआ जाएगा टाइम के रेस्पेक्टिवली। और असमान त्वरण में क्या होगा कि वेग जो है वो घटता हुआ जाएगा टाइम के रिस्पेक्टिवली, आकर के धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे ये घटता जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण समय आलेख। यहाँ है जब एक समान त्वरण होगा तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और असमान त्वरण या मंदित गति है तो हमारी घटता हुआ प्रतीत होगा। और नियत त्वरण के लिए हमारा ये होगा ये ग्राफ, जहाँ एक सरल रेखा प्राप्त होती है किसी थीटा एंगल पर। नेक्स्ट है असमान गति के लिए समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। अब ये है ये ग्राफ है वेग और टाइम के रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ वेग है, पहला है टाइम 0, यहाँ t1 था, ठीक है। तो जैसे जैसे ए एक्सेलरेशन बढ़ रहा है वेग बढ़ रहा है, यहाँ वेग नियत हो गया, और यहाँ नीचे नीचे आने पर यहाँ वेग घट रहा है, और एल जो ए होगा त्वरण ये ऋणात्मक रूप में आ जाएगा। तो t1 एंड t2 से जो औसत त्वरण असमान हुआ, और t2 t3 से औसत त्वरण शून्य हो गया, ठीक है। और t3 t4 से त्वरण स्थिर हो गया व ऋणात्मक हो गया, ठीक है। फिर असमान गति में समय के सापेक्ष त्वरण में परिवर्तन। तो पहला है यहाँ इस ग्राफ में देखा जाए, ठीक है, तो t1 एंड t2 से जैसे चले तो वहाँ त्वरण जो था वो असमान था। फिर t2 और t3 के बाद, ठीक है, ये यहाँ त्वरण शून्य था, ठीक है। और नीचे जैसे t3 से t4 की तरफ गए तो ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। ये हमारे ढाल की प्रकृति हुई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ये ढाल की प्रकृति है। यहाँ ये हमारी 0 और ये हमारा धनात्मक दिखाता है। इस कंडीशन पे अगर ग्राफ बनता है तो ये हमारे ढाल ऋणात्मक दिखाते हैं, और ये जो है इधर अगर ये होता है तो ढाल इसकी अनंत। यहाँ है ढाल में वृद्धि हो रही है इस ग्राफ में, ये हम जान सकते हैं क्योंकि ये एरो ऊपर की ओर है, तो ग्राफ में ढाल में वृद्धि हो रही है। और यहाँ जो है ढाल में कमी हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे पहले ढाल बढ़ा फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ढाल में कमी आएगी। और इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि ढाल में वृद्धि हुई है और फिर नियत ये ढाल पे पहुँच गया है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।